नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं नया भारत। हम बात करेंगे आज राष्ट्रपति को लेकर के सभी तरह की बातों पर कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति को क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति कौन बन सकता है। सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस समय राष्ट्रपति के चुनाव एकदम सर पे हैं, जो हमारे वर्तमान में कार्यकाल के हिसाब से 17वें और व्यक्ति के हिसाब से 14वें राष्ट्रपति हैं। उनका कार्यकाल 25 जुलाई से ख़त्म हो रहा है। तो इस समय राष्ट्रपति का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी जो हमारे यूपीपीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम है उसमें सेकंड पेपर जीएस का, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होकर ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें निर्वाचक एक मंडल होता है जिसके सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी कि गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाता है। इसमें जो इसका निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, जहां पर विधानसभाएं हैं, वहां के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार से अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो हमारा देश, आप सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी संविधान के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि इसी संविधान को आधारभूत मान करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्रपति ही जो होता है भारत के गणराज्य का कार्यपालक होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और कई सारी शक्तियां होती हैं। इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है एवं उसकी पत्नी को प्रथम महिला कहते हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है और अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के शीर्ष पर उपस्थित होता है। अनुच्छेद 54, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की है, जिसमें निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद सदस्य और निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचित सदस्यों को ही निर्वाचक मंडल में केवल शामिल किया जाता है। मनोनीत सदस्य, आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा 17वें संशोधन के बाद से दिल्ली एवं पांडिचेरी की जो विधानसभा हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। इसी तरह से अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना के लिए प्रत्येक विधानसभा सदस्य और प्रत्येक संसद सदस्य के मतों का मूल्य निर्धारित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे
भारत के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के निर्वाचन की जानकारी देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत चुनाव मई 1952 में हुए थे, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजयी हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के लिए मई 1957 में दोबारा चुनाव जीता और वो दोबारा राष्ट्रपति बने। इनके इस समय प्रतिद्वंदी थे के.टी. शाह और ए.एन. दास। देख लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों पर भी। तो सबसे पहले 11वें राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन से पहले एक अध्यादेश जारी हुआ था, जिसके अनुसार गंभीर व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके लिए व्यवस्था क्या की गई संसद की तरफ से कि 50 प्रस्तावक जो संसद सदस्य हैं उसमें से 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थकों द्वारा प्रस्तावित हस्ताक्षर के बाद ही और 15,000 रुपये की जमानत राशि के आधार पर ही कोई भी राष्ट्रपति के लिए नामांकन कर सकता है। इसके पहले क्या होता था कि जब 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की ज़रूरत नहीं होती थी तो कोई भी अपना नामांकन कर सकता था और ये जो जमानत राशि थी वो भी बहुत की कम थी। लेकिन प्रस्तावकों के शामिल होने के बाद ये हो गया कि अब जो गंभीर व्यक्ति होंगे वही चुनाव लड़ सकेंगे। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण वाले दिन से ही गिना जाता है। एक बार निर्वाचित होने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन किया जा सकता है और दावेदारी प्रस्तुत की जा सकती है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति का चयन अनुच्छेद 55 के तहत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल भाग लेता है, निर्वाचक मंडल में राज्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। इसके लिए एक वोट आवंटित करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार विधायकों की संख्या का अनुपात निकाला जाता है और उसके अनुसार उन सांसदों और विधायकों का वोट की कीमत निर्धारित की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित योग्यताएं क्या है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। आपको मैं बता दूं कि जो अनुच्छेद है सभी वनडे एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ाम में ये अनुच्छेद से लेकर के उनकी योग्यताएं सभी कुछ पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये एक समग्र वीडियो बनाया गया है। तो अब बात करेंगे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नागरिक की जो हमारे अनुच्छेद 511 में नागरिकता की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की भी योग्यता रखता हो, दिवालिया ना हो, किसी न्यायालय द्वारा उसे सजा प्राप्त ना हुई हो या वह किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। अब बात करेंगे हम कि अनुच्छेद 58 जो है योग्यता क्या क्या है।
गलत सलत दिया हुआ सब। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के हटाए जाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग। महाभियोग अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 61 में इसकी प्रक्रिया को बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उसे हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया के उपबंध किए गए हैं। इसमें क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहले प्रथम सदन के 1/4 सदस्यों यानी कि किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, और जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है उसे प्रथम सदन कह सकते हो। और इसके 1/4 सदस्यों के, मान लीजिए कि आपके पास 100 हैं तो 100 में से 25 सदस्य यानी कि 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित व लिखित प्रस्ताव ही पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है। आपको यहाँ बताना है कि जो सदन का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। पीठासीन अधिकारी को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। इसके बाद राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होकर अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखता है, यानी कि वो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रख सकता है। इसके बावजूद भी अगर सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप को सही पाता है या सही समझता है तो उपस्थिति तथा सदन में उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, और इसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब दूसरे सदन में क्या होता है कि दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। यह समिति सही पाती है, अगर यह समिति सही पाती है तो सदन में उपस्थिति तथा मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को फिर से पारित किया जाता है। अगर ये आरोप जांच कमेटी की रिपोर्ट में गलत पाए जाते हैं तो वहीं से ये प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है। दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की मुख्य रूप से 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी आपातकालीन शक्तियाँ। तो सामान्यकालीन शक्तियों में बात करेंगे तो इसमें जो है कार्यपालिका शक्ति आती है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति में अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह से बात करेंगे अनुच्छेद 75, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 76 की। तो अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संघ से संबंधित किसी भी सूचना को प्राप्त करने का अधिकारी है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये सदस्य खेल, किसी भी सांस्कृतिक और विविध विधाओं से संबंधित हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 124 की, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 48 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति भी करता है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय वित्त आयोग
का गठन भी करता है। इसी तरह से अनुच्छेद 16 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या फिर दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा या सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जाति आयोग का गठन करता है और अनुच्छेद 338 के अनुसार ही राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन करता है। 89वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार अनुसूचित जाति आयोग की अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग से पृथक कर दिया गया है। यहाँ पर ये एक बात बहुत ही प्रासंगिक है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन करता है। राष्ट्रपति संवैधानिक निकायों का भी गठन करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय सूचना आयोग और नीति आयोग की भी। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। तो देखते हैं, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है तथा संसद का सत्रावसान करता है एवं वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। जबकि संसद के सत्र को स्थगित करने का कार्य सदन का अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी करता है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ये बहुत ही कन्फ्यूजन सवाल हर बार आता है लगभग कि जो संसद का सदन है उसको सदन को स्थगित करने का कार्य अध्यक्ष द्वारा है, जबकि संसद सत्र आहूत करने और उसको सत्रावसान करने एवं लोकसभा भंग करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा तथा संदेश भेज सकेगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है, यानी कि जो भी सरकार होती है वो जो अभिभाषण तैयार करती है वही। और ये प्रत्येक जो भी लोकसभा का चुनाव होता है, जो प्रथम बैठक होती है उसमें अभिभाषण होता है या फिर हर साल की प्रथम बैठक में ये अभिभाषण होता है। बात करेंगे अनुच्छेद 87 के अनुसार जो विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद सत्र को संबोधित करता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त संसद अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार पारित विधायकों को राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करता है और अनुच्छेद 23 के संसद के सत्रावसान काल में राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। इसी तरह से अनुच्छेद 103 के अनुसार किसी भी संसद सदस्य की अयोग्यता का विवादों का निर्धारण या समाधान राष्ट्रपति ही निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 3 किसी राज्य का निर्माण, नाम परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के अनुसार ही संसद में पेश किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति ही विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट यानी जैसे कि कैग और भी पिछड़ा वर्ग आयोग, SC/ST आयोग सबके प्रतिवेदन भी सदन में रखता है। अनुच्छेद 151 नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदन को भी राष्ट्रपति सदन में प्रस्तुत करवाता है। इसी तरह से अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रीय वित्त आयोग अथवा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, जिसे वो सदन में समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। अनुच्छेद 323 संयुक्त लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग, इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं। बात करेंगे अब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की। तो अनुच्छेद 112 राष्ट्रीय वित्तीय विवरण यानी कि बजट। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो अनुच्छेद 112 है उसमें बजट शब्द का कहीं भी संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। उसकी जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो यह आपको ध्यान रखना है। ये कई बार सवाल पूछ देता है कि अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया है।
लेकिन उसकी जगह लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। अब अनुच्छेद 113 किसी भी प्रकार के अनुदान या सब्सिडी की मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही की जा सकेगी। इसी तरह से अनुच्छेद 117 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 ऐसे विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि में भार पड़ता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखे जा सकेंगे। अनुच्छेद 267 राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य या आकस्मिक व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की भी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 304 किसी राज्य के ऐसे विषय जो व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियों की। तो अनुच्छेद 72 समाधान आदि की कुछ दशाओं में दंडादेश यानी कि जो दंडादेश हैं, किसी को भी सज़ा मिलती है उसके निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति में ही अनुच्छेद 72 के तहत निर्धारित होती है। अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की संवैधानिक या सार्वजनिक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की भी शक्ति होती है, लेकिन ऐसा परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं होता। अब हम लोग बात करेंगे कूटनीतिक शक्तियों की। अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से जो की जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, और ये अनुच्छेद 77 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह भारत के मामलों का प्रतिनिधित्व भी करता है तथा उच्चायुक्त और राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे सैन्य शक्तियों की। तो अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। उस युद्ध की घोषणा व समाप्ति की भी घोषणा राष्ट्रपति सैन्य प्रमुखों की सहायता से या उनकी सलाह पर कर सकता है, और सैन्य प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अन्य शक्तियों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले शक्ति है वीटो शक्ति। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से मना कर देता है तो उसे उपयुक्त नाम दिया जाता है, यानी कि उसे वीटो पावर कहा जाता है। ऐसा वीटो पावर का प्रयोग 2 बार किया जा चुका है। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 में पेप्सो विनियोग विधेयक के दौरान, और दूसरा 1991 में सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक में आर वेंकटरमन के समय। अब हम बात करेंगे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो की। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को न तो अनुमति प्रदान करता है और न ही वह उसे वापस लौटाता है, तो ऐसे प्रकार के वीटो को हम लोग जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति अपनी जेब में विधेयक को रख लेता है। एक बार डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के संदर्भ में ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अब हम लोग बात करेंगे निलंबनकारी वीटो। जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो ऐसे वीटो को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के त्यागपत्र की। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना दी जाती है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का बदखादिल रहने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने के लिए देश के राष्ट्रपति के दायित्व संभाल सकता है, और इस दौरान अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का दायित्व संभालने के लिए अधिकारी होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां ने राष्ट्रपति का दायित्व संभाला था। यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साथ होती है
तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से ही पूर्व ही कर लिया जाता है। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की देरी होती है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव होने पर पुराना राष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के वेतन की। तो राष्ट्रपति के वेतन से जुड़ी जानकारी अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति के वेतन भत्ते आदि में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की संचित निधि पर भारित है और वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। अब हम लोग अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन हैं, तो वर्तमान में रामनाथ कोविंद, जो हमारे व्यक्तिगत रूप से 14वें और कार्यकाल के रूप से 17वें राष्ट्रपति हैं।